हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं अबाउट वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसी सीरीज में हाइपोथैलेमस हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। आज बारी है पढ़ने की द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसको बोला जाता है मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोला जाता है इसे मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भाई? क्या रीजन होगा? बिकॉज the hormones secreted by this pituitary gland regulates the functioning of the different organs or the different other glands। मतलब दूसरी और ग्लैंड से, अगर जैसे थायराइड ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो थायराइड ग्लैंड हार्मोन जब रिलीज करेगी, जब पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगी। सो बेसिकली द फंक्शन ऑफ अदर ग्लैंड्स is related with is associated with the pituitary gland, is under the control of the pituitary gland. That is why pituitary gland is known as master endocrine gland. Okay, चलिए अब आगे देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट कहाँ होती है। तो पहली चीज जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, वो बिल्कुल मटर का दाना आपने देखा होगा। अभी तो ठंडियों में तो इतनी मटर आ रही है, आलू मटर, गोभी मटर, मेथी मलाई मटर, मटर पनीर, मतलब बस मटर ही मटर हो रखी है हर जगह, है ना। आपने एक वीडियो देखा होगा, मटर 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 मटर, कितनी मटर खाएं भाई। ओके, तो वो मटर का जो साइज होता है ना, पी सीड के जितना साइज होता है उतना ही साइज होता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड का। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो एक कैविटी में, अब भाई मटर के दाने जितनी हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि इस टाइप की कैविटी में सिचुएटेड होती है, इस टाइप की कैविटी में। सो दिस कैविटी इज अ बोनी कैविटी, बोन्स की एक कैविटी है, छोटा सा गड्ढा है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एंड दिस कैविटी इज नोन एज सेला टर्सिका। This cavity is known as sella turcica. Okay, so sella turcica क्या है? Sella turcica, it is a bony cavity in which pituitary gland is situated. Pituitary gland जहाँ situated है उसे हम बोलते हैं sella turcica. Okay, it is attached to hypothalamus by a stalk. अब अगर हम बात करें कि ठीक है, जो hypothalamus है वो तो पिट्यूटरी के भी पापा हैं, बाना पिट्यूटरी जो है वो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन मास्टर के भी तो मास्टर बैठे हैं ना बॉडी में, और वो कौन थे? हाइपोथैलेमस थे। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जो होती है वो कनेक्ट होते हैं बाय अ स्ट्रक्चर। सपोज दिस इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड, सो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी इज कनेक्टेड बाय अ स्टॉक व्हिच इज नोन एज इनफंडिबुलम। उस स्टॉक को आप क्या बोलते हो? दैट स्टॉक इज नोन एज इनफंडिबुलम। तो आप अगर इमेजिन करो तो ये कुछ ऐसा हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से एक ऐसी स्टॉक निकली है और उस स्टॉक से अटैच्ड है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। क्योंकि उसमें दो लोब होती है इसलिए मैंने कुछ इस तरह की बनाई है पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो स्टॉक है, दिस स्टॉक इज नोन एज इनफंडिबुलम। दिस स्टॉक इज नोन एज इनफंडिबुलम। ये क्या है? दिस इज हाइपोथैलेमस and this is pituitary. Okay, तो भाई पिट्यूटरी situated in a cavity known as sella turcica. It is connected with hypothalamus. किसकी हेल्प से कनेक्टेड है? एक स्टॉक की हेल्प से कनेक्टेड है। That stalk is known as infundibulum. That stalk is known as infundibulum. Okay, ठीक है, समझ आई कहानी? चलो आगे चलते हैं और कुछ बातें देखते हैं अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। और वो पार्ट क्या है? सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जो नेक्स्ट चीज हमें देखना है, तो सबसे पहले जो पिट्यूटरी का पार्ट होता है वो होता है एडिनोहाइपोफाइसिस। कौन सा पार्ट होता है? एडिनोहाइपोफाइसिस, व्हिच इज द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी इज ऑल्सो नोन एज एडिनोहाइपोफाइसिस and this posterior pituitary it is known as neurohypophysis. तो ये सारे नेम सेम है, या तो एंटीरियर पिट्यूटरी बोलो या एडिनोहाइपोफाइसिस बोलो, या पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलो या फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलो, ये दोनों बातें एक ही हैं। Now this adenohypophysis is further divided into two parts. Okay, तो एडिनोहाइपोफाइसिस में जो पहला पार्ट होता है इट इज पार्स डिस्टालिस।
It is pars distalis. And the second part is pars intermedia. Pars distalis and pars intermedia. Two parts. And further in neurohypophysis there is one part which is pars nervosa. Which is pars nervosa. So basically अगर मोटा मोटा देखें तो हम नॉर्मल अगर आप किसी को पूछो तो वो बोल देते हैं कि हाँ पिट्यूटरी जो है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स नर्वोसा. बट आपको क्लियरली याद रखना है कि पिट्यूटरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. एंटीरियर कंस्टिट्यूट पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया एंड द पोस्टीरियर पार्ट इंक्लूड और द न्यूरोहाइपोफाइसिस इंक्लूड पार्स नर्वोसा. ओके, क्लियर हुई कहानी. डायग्राम के थ्रू देख लो भाई ये सारे पार्ट्स. अगर आपको इस डायग्राम में क्लियरली विजिबल हो पा रहा है, जो ब्राउनिश कलर का, जो यहाँ पे थोड़ा लाइट ब्राउन कलर का पार्ट है, दिस इज द पार्स डिस्टालिस पार्ट. देन उसके बीच में एक बहुत ही पतला सा सेगमेंट आपको दिख रहा है, दैट इज द पार्स इंटरमीडिया. एंड इस साइड में जो आपको डार्क ब्राउनिश कलर का दिख रहा है, जो आप अगर देख पा रहे हो तो हाइपोथैलेमस के साथ डायरेक्ट कंट्रोल में है, दैट इज द पार्स नर्वोसा. दैट इज द पार्स नर्वोसा. ओके, और ये जो स्टॉक ऊपर दिख रही है, स्टॉक, दैट इज नोन एज infundibulum. That stalk is known as infundibulum. Okay, so ये थी basic morphology of pituitary gland कि pituitary glands में क्या क्या parts होते हैं. Now let's move to the hormones of pituitary gland. देखो बहुत important होते हैं. हार्मोन तो आपको मतलब ऐसा है कि भूलना ही नहीं है, भले ही कुछ भी भूल जाओ, भले ही सेला टर्सिका भूल जाओ, एक बार इन्फंडिबुलम भूल जाओ, लेकिन द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है. ठीक है, तो चलें डिस्कस करें. चलिए हम सेगमेंट वाइज सेगमेंट पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को डिस्कस करेंगे. लाइक फर्स्ट वी विल डिस्कस द हार्मोन्स ऑफ पार्स डिस्टालिस रीजन. व्हिच रीजन? पार्स डिस्टालिस. तो हम एंटीरियर पिट्यूटरी डिस्कस कर रहे हैं पहले, और उसमें भी वी विल स्टडी अबाउट द पार्स डिस्टालिस. सो पार्स डिस्टालिस रिलीज these following 6 हार्मोन. तो पार्स डिस्टालिस से कितने हार्मोन रिलीज होते हैं? 6 हार्मोन. नंबर 1 इट इज सोमैटोट्रोपिन और द ग्रोथ हार्मोन. मैं बोलूंगी कि आप सोमैटोट्रोपिन ना याद रखो, आप सीधे याद रखो ग्रोथ हार्मोन. आप क्या याद रखो? ग्रोथ हार्मोन. सो नंबर 1 हार्मोन रिलीज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, इट इज द ग्रोथ हार्मोन. ओके, तो ग्रोथ हार्मोन का क्या फंक्शन होगा? चलो डिस्कस करते हैं. भाई ग्रोथ हार्मोन है, अगर ग्रोथ हार्मोन है बॉडी में तो बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ होगी. अगर ग्रोथ हार्मोन बॉडी में नहीं रहा तो बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी. सिंपल. दूसरा है प्रोलैक्टिन. तो प्रोलैक्टिन का नाम सुन के कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि इट विल बी रिलेटेड टू मिल्क. So this prolactin is the hormone which is responsible for milk synthesis. मिल्क का सिंथेसिस करते हैं जो वुमेन्स में, दिस इट इज ड्यू टू द प्रोलैक्टिन. सो प्रोलैक्टिन इट इज अ हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी और द पार्स डिस्टालिस रीजन ऑफ द पिट्यूटरी. थर्ड हार्मोन इज थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, TSH. तो TSH नाम से समझ में आ रहा है किस पे जाके काम करेगा? ऑब्वियस सी बात है, TSH है, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है. सो दिस हार्मोन विल गो एंड एक्ट ऑन थायराइड ग्लैंड. तो जब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में एक लिस्ट ऑफ ग्लैंड्स दी थी, तो अगर आपको याद आ रहा हो तो थायराइड ग्लैंड वाज वन ऑफ द 8 or 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट इन योर बॉडी. तो थायराइड ग्लैंड जो है वो बॉडी की एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, बट वो थायराइड ग्लैंड जो है वो फंक्शन कब करेगी? व्हेन द पिट्यूटरी ग्लैंड विल रिलीज थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. Okay, so third hormone of anterior pituitary is thyroid stimulating hormone. Then fourth hormone is adrenocorticotropic hormone, ACTH. Adrenocorticotropic hormone. So this ACTH will regulate the functioning of, very good, adrenal gland. एड्रीनल ग्लैंड याद आ रहा है? किडनी का हैप्पी बर्थडे होता था, एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है किडनी के ऊपर. हाँ जी, तो उसी एड्रीनल ग्लैंड के फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है अ पिट्यूटरी हार्मोन व्हिच इज नोन एज ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. ओके, next to hormone that is FSH, follicle stimulating hormone, and the last hormone LH, luteinizing hormone. Follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, they will act on gonads. जो आपने पढ़ा था ना gonads, एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं. मेल्स में होगा क्या? जल्दी से बोलो. टेस्टिस. एंड फीमेल्स में होगा ओवरी.
तो उन गोनेट्स पे जाके काम करेंगे दीज टू हार्मोन्स, द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. Follicle stimulating hormone will lead to the development of eggs, follicle in woman, and luteinizing hormone will be responsible for ovulation. It will be responsible for ovulation. ठीक है, तो समझ आया, नाम याद हुए. चलो जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारे नाम. क्या क्या नाम है भाई? सबसे पहले देखते हैं, इट इज सोमैटो, सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन. सोमैटोट्रोपिन नहीं याद रखो, आप याद रखो ग्रोथ हार्मोन नंबर 1. सेकेंड इज प्रोलैक्टिन. थर्ड नंबर पे क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. देन उसके बाद क्या है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH. देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड देन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड देन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. तो ये सारे हार्मोन्स थे किसके? ऑल दीज आर हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी. और एंटीरियर पिट्यूटरी में भी किस रीजन के? इट इज दे आर द हार्मोन्स ऑफ पार्स डिस्टालिस रीजन. क्लियर? चलिए आगे चलते हैं. अच्छा, आगे चलने से पहले वाला डायग्राम तो देख लो. इसमें बढ़िया से तीनों सेक्शन आपको दिख रहे हैं. ये कौन सा पार्ट है? पार्स डिस्टालिस. दिस इज पार्स इंटरमीडिया एंड द लास्ट पार्ट इज पार्स नर्वोसा. ये जो दोनों पार्ट हैं, दे आर द पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी एंड इट इज द पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो ये आपको याद रखना है, कुछ इस तरीके के सारे स्ट्रक्चर दिखते हैं. चलिए अब हम आगे एक एक करके सारे हार्मोन्स के फंक्शन देख लेते हैं. ठीक है, पोस्टीरियर जो हमारे पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं वो भी अभी कौन से? एंटीरियर पिट्यूटरी. सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन. सो ग्रोथ हार्मोन का क्या चक्कर है? ग्रोथ हार्मोन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी. वेरी ऑब्वियसली भाई, नाम ही उसका ग्रोथ हार्मोन है तो वो बॉडी की ग्रोथ कराएगा. ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेज जिजांटिज्म, एबनॉर्मल ग्रोथ. हाइपो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेज ड्वार्फिज्म. अच्छा, जब भी हार्मोन बढ़ते हैं तो उसमें सबसे बढ़िया बात क्या है? दो ही चीजें हो सकती हैं. क्या दो चीजें हो सकती हैं? या तो हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन, या तो हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है, हाइपो सिक्रीशन. अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होने लगा, बहुत ज्यादा हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, बहुत ज्यादा, तो क्या होगा बताओ? ऑब्वियसली बात है, पर्सन की ग्रोथ ज्यादा होगी क्योंकि ग्रोथ हार्मोन कराता है बॉडी की ग्रोथ. और अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है मतलब पर्सन में ग्रोथ, किसी भी इंडिविजुअल में ज्यादा ग्रोथ होगी, मोर ग्रोथ. और ज्यादा ग्रोथ होगी तो क्या होगा? वो खली बन जाएगा, द जाइंट खली, द ग्रेट खली, है ना. तो मतलब द डिजीज दैट विल अकर इन केस ऑफ ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इट इज जिजांटिज्म. तो क्वेश्चन आएगा कि अगर ओवर सिक्रीशन या हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो रहा है तो कौन सा डिजीज होगा? तो आप बोलोगे जिजांटिज्म. ठीक है, लेकिन अब सुनो एक और बात. अगर मैं बोलूं अभी मैं हो चुकी हूँ, मेरा 18 ईयर्स क्रॉस हो चुका है, मेरी हाइट अब नहीं बढ़ रही थी, अब मेरे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन एक्स्ट्रा रिलीज होने लगा. अभी मैं जिस भी एज में हूँ, मैं अभी 23 की एज में हूँ, तो मेरी अभी इस एज पे मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने लगा, ग्रोथ हार्मोन. तो अब अभी भी क्या मुझे जिजांटिज्म होगा? मेरी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मैं 8 फीट्स की हो जाऊंगी और लंबी होके, होगा क्या ऐसा? नो, बिकॉज माई एपिफाइजियल प्लेट एंड द बोन्स आर फ्यूज. मेरी हाइट अब नहीं बढ़ सकती. ओके, सो क्या होगा अगर हम बात करते हैं हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की? हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो अगर हाइपर सिक्रीशन होता है तो उससे दो डिजीज हो सकते हैं. जिजांटिज्म हो सकता है. जिजांटिज्म इज excessive increase in height, but gigantism will occur in only children. Gigantism will occur only in children, क्योंकि बच्चे growing phase में होते हैं और उस phase में अगर hyper secretion हो रहा है तो it will lead to gigantism. लेकिन अगर किसी adult में growth hormone का hyper secretion हो रहा है तो it will lead to a condition known as acromegaly. It will lead to a condition known as acromegaly. Okay? And acromegaly किसमें होती है? It occur in adults. It occur in adults. ठीक है. Similarly, अगर हाइपोसिक्रीशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, तो ग्रोथ हार्मोन अगर कम रिलीज होता है तो डिजीज विल बी ड्वार्फिज्म. बॉने बोलते हैं, बॉने बोला जाता है, बॉने. सो बॉने कौन होते हैं भाई? जिनमें ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम रिलीज हुआ, इट लीड्स टू ड्वार्फिज्म. बट वही बात हो गई फिर कि भाई ड्वार्फिज्म जो है, अभी मैं इतनी लंबी हो गई थी, अब मेरे में अचानक से ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होने लगा, तो मैं मेरी हाइट वापस से छोटी थोड़ी हो जाएगी यार, मैं वापस से थोड़ी ना ड्वार्फ बन जाऊंगी. ओके, समझ में आई ये सारी बात? तो अगर हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो रहा है तो
अगर हम बात करते हैं ड्वार्फिज्म हो सकता है, लेकिन ड्वार्फिज्म किस में होगा? इन चिल्ड्रन। वेरी गुड, ड्वार्फिज्म विल हैपन इन चिल्ड्रन, जो अभी ग्रोइंग फेज में है तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। और अगर किसी अडल्ट में हाइपोसिक्रीशन हो रहा है तो इट विल लीड्स टू एक्रोमिक्रिया, इट विल लीड टू एक्रोमिक्रिया, एक्रोमिक्रिया इट विल अकर इन अडल्ट्स। ओके, समझ आई चारों बीमारी। तो अगर हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होता है तो बच्चों में होगा जिजांटिज्म, बड़ों में होगा एक्रोमेगैली। हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन अगर होता है तो अडल्ट्स में होता है ड्वार्फिज्म, अडल्ट्स में होता है एक्रोमिक्रिया, एंड जो चिल्ड्रन में होता है या बेबीज में होता है ड्वार्फिज्म। ओके, तो अगर किसी को जिजांटिज्म है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, किसी को ड्वार्फिज्म है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर? ओके, बढ़िया, समझ आई पूरी बात। चलो ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर दूं, आई थिंक हो गया होगा। अच्छा, अब एक और बात सुनो, ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये तो पिट्यूटरी का हार्मोन है, ये पिट्यूटरी से रिलीज कब होगा और कब भाई बॉडी को पता होगा कि अब इसे रोकना है? सो कैसे भाई, कौन रेगुलेट करेगा? वेरी गुड, फॉर श्योर इसको रेगुलेट करेंगे हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड, ये दोनों हार्मोन रिलीज कराते हैं, एंड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसका दूसरा नाम होता है सोमैटोस्टेनिन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? सोमैटोस्टेनिन। तो आपको ये याद रखना है, हाइपोथैलेमस से 3 हार्मोन रिलीज होते हैं जो पिट्यूटरी के ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। पहला कौन सा होता है? इट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सेकेंड इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड, एंड थर्ड इज ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, या फिर जिसका नाम होता है सोमैटोस्टेनिन। तो अगर मैं पूछती हूँ आपसे, बताइए ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटर कौन है, उसको, उसकी सिंथेसिस को कौन सा हार्मोन रोक सकता है? तो यू हैव टू आंसर मी सोमैटोस्टेनिन। सोमैटोस्टेनिन वो सोमैटोट्रोपिन है, इट इज द अनदर नेम फॉर ग्रोथ हार्मोन, इसलिए मैंने बोला था उसे मत याद रखो क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। आप ग्रोथ हार्मोन याद रखो और यहाँ पे आप सोमैटोस्टेनिन याद रखो कि सोमैटोस्टेनिन जो है, सोमैटोसिन लिख दिया है मैंने, सोमैटोस्टेनिन जो है, सोमैटोस्टेनिन सोमैटोस्टेनिन जो है वो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है, वो ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट कर सकता है। और रिलीज कौन सा कराएगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड। ओके, क्लियर एवरीवन? ओके, सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द ग्रोथ हार्मोन। ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स मेनली इन मिडिल एज कॉज एक्रोमेगेली, जैसा मैंने अभी आपको समझाया, जिसमें क्या हो जाता है? देयर इज सीवियर डिस्फ्रेंचमेंट ऑफ स्पेशली ऑफ द फेस पे उसमें मेनली इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इट लीड्स टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्रीमेच्योर डेथ। अगर मतलब अब ट्रीटमेंट तो ऐसा कुछ है नहीं, ग्रोथ हार्मोन दे दो, बट उससे प्रीमेच्योर डेथ जनरली हो सकती है। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज इज डिफिकल्ट, इट मे बी अनडिटेक्टेड फॉर मेनी ईयर्स। अब भाई अगर ग्रोथ हार्मोन्स की डेफिशिएंसी है या हाइपर सिक्रीशन है, जो भी है, उसको डिटेक्ट करना इतना ऐसा चीज़ ही नहीं होता है। कई बार पेशेंट्स में कई सालों तक ये डिजीज अनडिटेक्टेड रहता है कि भाई कुछ दिक्कत भी हो रही है, तो वो एज सच इतनी जल्दी अर्ली डायग्नोसिस उसका पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाता है एज सच। ठीक है, पॉसिबल तो है, नहीं हो पाता है। ओके, next, the hormone secreted by anterior pituitary, it is prolactin. Prolactin. So what is the function of prolactin? Prolactin regulates growth of mammary gland and milk production. तो ह्यूमन बॉडी में स्पेशली फीमेल्स में अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स एंड मिल्क का सिंथेसिस, मिल्क का प्रोडक्शन करवाना, मिल्क को प्रोड्यूस कराना, सिंथेसाइज कराना, ये काम होता है किसका? प्रोलैक्टिन का। तो प्रोलैक्टिन जो होता है, प्रोलैक्टिन जो है उसको भाई क्या काम है उसका? मिल्क का सिंथेसिस कराना और मैमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट कराना। कौन कंट्रोल करता होगा इस प्रोलैक्टिन के रिलीज को? तो एक बात याद रखो, हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन के रिलीज के लिए कोई भी फैक्टर नहीं निकलता, सिर्फ प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने वाला फैक्टर है हाइपोथैलेमस के पास। तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस के पास, लेकिन प्रोलैक्टिन सिक्रीटरी हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन जैसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो हाइपोथैलेमस के पास सिर्फ और सिर्फ प्रोलैक्टिन के लिए इनहिबिटरी हार्मोन है। ओके, नेक्स्ट हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो भाई इसको तो बहुत स्टार्टिंग से एज ए एग्जांपल लेते हुए आ रहे हैं। क्या काम करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन? इट स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। उसका नाम ही है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जाकर किस पे काम करेगा? थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा और थायराइड ग्लैंड पे काम करके थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करवाएगा। जब हम थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी।
और साथ ही साथ में मैं पूछूं TSH कैसे रिलीज होगा, सो TSH को रिलीज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा हाइपोथैलेमिक हार्मोन विच इज TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन के लिए सिर्फ क्या होता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। हाइपोथैलेमस का हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, यहाँ पे रिलीजिंग जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन थायराइड की बात करें तो यहाँ पे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है। ठीक है, फंक्शन समझ में आते जा रहे हैं आपको सारे हार्मोन्स के। नेक्स्ट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोर्थ तो आया ही नहीं, 3 4 सीधे 5 आ गया। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ FSH? It stimulates gonadal activity. Gonadal activity का मतलब it will stimulate the functioning of ovary in female and testis in male. तो gonads की activity को stimulate करता है FSH. Then in males, FSH and androgen regulate the sperm formation. तो मेल की बॉडी में जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट स्पर्मेटोजेनेसिस इज रेगुलेटेड बाय दिस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। किसके साथ में मिलके, एंड्रोजन्स के साथ। एंड्रोजन्स में कौन आ जाते हैं, टेस्टोस्टेरॉन। कौन आ जाता है, टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन और ये FSH मिलकर मेल बॉडी में क्या कराते हैं, मेल बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल कराते हैं। इन फीमेल, फीमेल में क्या कराता है FSH, तो FSH स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। तो जब आप अभी 12th क्लास में आओगे तो आप बिल्कुल फर्स्ट यूनिट जो पढ़ोगे वो होगी रिप्रोडक्शन, और वहाँ आप सीखोगे एवरीथिंग अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द oogenesis। और जब आप oogenesis पढ़ोगे तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि हमेशा जो हमारा ओवम डेवलप होता है, इट डेवलप्स इन साइड द फॉलिकल्स। तो उन जो ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, इट इज डन बाय दिस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो आप याद रखिए ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराता है FSH इन फीमेल्स, एंड मेल्स में क्या करवाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी गोनाडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। और अगर मेल्स की बात करते हैं तो मेल्स में जो भी टेस्टोस्टेरॉन का सिंथेसिस है, मतलब कि सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स, मेल की बॉडी में जो मेल हार्मोन्स हैं उसका सिंथेसिस कराता है दिस LH। एंड अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल्स में ओव्यूलेशन, जो हर मंथ हमारी ओवरी से एक एग रिलीज होता है, दैट प्रोसेस इज डन बाय दिस ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ओके, एंड इट मेंटेन्स द स्ट्रक्चर नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, ये सब क्या, अभी इसमें दिमाग मत लगाओ, क्योंकि अगर उस डिस्कशन में अगर हम गए तो ओहो वो अलग ही बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी आप समझो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है कॉर्पस ल्यूटियम, जो जरूरी होता है ना, टू मेंटेन प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है ये स्ट्रक्चर, तो उस स्ट्रक्चर का मेंटेनेंस कराता है हमारा LH, द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ओके, अब इसमें एक हार्मोन मिस कर दिया जो 4th नंबर का हार्मोन था, दैट इज ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ACTH के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, ACTH जो है जाके किस पे काम करता है, एड्रीनल ग्लैंड पे काम करता है, बेसिकली एड्रीनल कॉर्टेक्स पे काम करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स पे। एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स पे काम करता है और एड्रीनल कॉर्टेक्स से एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन्स रिलीज करवाता है। ओके, वेरी इजी। ओके, so this is everything about the hormones of anterior pituitary or the hormones of the region pars distalis। हमने कवर करे 6 hormones of the pars distalis region। Now next move to the second part of the anterior pituitary, that is pars intermedia। This pars intermedia is almost merged with the pars distalis। अगर आप clearly pituitary को निकाल के आप उसका structure observe करने की कोशिश करते हो तो आपको ऐसे पिट्यूटरी में पार्स डिस्टैलिस और इंटरमीडिया अलग अलग कभी नहीं दिखेंगी। जो पार्स इंटरमीडिया है वो फ्यूज हो चुका है ऑलमोस्ट पार्स डिस्टैलिस के अंदर ही। ठीक है, तो ये जो पार्स इंटरमीडिया है एज सच इतना क्लियरली डिफरेंशिएटेड नहीं है। इट प्रोड्यूसेस ओनली वन हार्मोन, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। So this pars intermedia, it secrete only one hormone, that is MSH, melanocyte stimulating hormone. Now what is the function of this MSH? This MSH, melanocyte stimulating hormone, act on the body cells which are known as melanocytes। तो हमारी बॉडी में एक पिगमेंट बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है जिसको हम बोलते हैं मिलानिन। विच पिगमेंट? मिलानिन पिगमेंट। जो मिलानिन पिगमेंट है इट जस्ट रेगुलेट्स द पिगमेंटेशन ऑफ आवर स्किन। ठीक है, स्किन के पिगमेंटेशन को कंट्रोल जो करता है वो मिलानिन पिगमेंट है।
and that melanin is secreted by melanocytes. Okay, तो MSH रिलीज किया पिट्यूटरी ने, पिट्यूटरी से जो MSH रिलीज हुआ है वो जाके मेलानोसाइट्स पे एक्ट करेगा एंड मेलानोसाइट्स विल रिलीज मेलानिन पिगमेंट एंड दैट मेलानिन पिगमेंट विल रेगुलेट द व्हाट पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन. ओके, क्लियर हुआ. तो आपको पार्स इंटरमीडिया के बारे में बस एक चीज याद रखना है, इट सिक्रीट अ हार्मोन MSH. MSH एक्ट ऑन मेलानोसाइट्स एंड इट रेगुलेट्स द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन. बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है. सो हियर वी आर डन विद द एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट. ठीक है, समझ आया सब कुछ एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में. अब जब एंटीरियर पिट्यूटरी हो गई है तो नेक्स्ट मूव टू थर्ड पार्ट, दैट इज पार्स नर्वोसा और द पोस्टीरियर पिट्यूटरी और द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो हम जानते हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है उसको न्यूरोफाइसिस भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज इन डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में होता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी और द पार्स नर्वोसा, एंड इट रिलीज टू हार्मोन, द ऑक्सीटोसिन एंड द वेसोप्रेसिन. तो पहले हम पढ़ लेते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में. सो ऑक्सीटोसिन इट कंट्रैक्ट द स्मूथ मसल. बॉडी में जो भी स्मूथ मसल्स हैं उनका कंट्रैक्शन करवाने का काम करता है ये ऑक्सीटोसिन. तो अब बताओ कहाँ पे हो रहा होगा स्मूथ मसल का कंट्रैक्शन, कब जरूरी है? बताओ बताओ बताओ. ड्यूरिंग पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी. जब भी बेबी डिलीवर हो रहा है, जब भी मदर की बॉडी से बेबी का इजेक्शन होना है बाहर, तो आप देखेंगे कि यूट्रस में बहुत ही इंटेंसिव कंट्रैक्शंस होते हैं. जो यूट्रस की वॉल है, द यूट्राइन वॉल, इट अंडरगोज सीवियर कंट्रैक्शन और तब जाके द बेबी इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द मदर्स बॉडी. सो ये जो कंट्रैक्शन होता है जो हमारी स्मूथ मसल्स का, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन. तो जब 9 मंथ्स हो जाते हैं, बॉडी को रिफ्लेक्सेस मिलते हैं कि नाउ द बेबी इज रेडी, इट इज रेडी फॉर द डिलीवरी. तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पर जो स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं बिकॉज द पिट्यूटरी स्टार्ट, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टार्ट रिलीजिंग दिस ऑक्सीटोसिन हार्मोन. ओके, सेकेंड फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन क्या है? इन फीमेल इट स्टिम्युलेट कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड. तो ये पहला वाला फंक्शन तो आपको समझ में आ गया, बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल. सेकेंड फंक्शन, दिस ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड. मिल्क का इजेक्शन करना, मिल्क को बाहर निकालना फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड, इट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन. अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है दो हार्मोन्स के बीच में. किस किस के बीच में? प्रोलैक्टिन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है एंड द ऑक्सीटोसिन. इन दोनों के बीच में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. तो कंफ्यूज क्यों नहीं होना है? क्योंकि जो प्रोलैक्टिन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड. प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क का प्रोडक्शन कराता है जो प्रोलैक्टिन है. और जो ऑक्सीटोसिन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क. मिल्क को मेमरी ग्लैंड से रिमूव कराना या बाहर निकालना ताकि बेबी फीड कर सके. इट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन. तो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिस्क्लेमर टाइप से देखिए चीज़ आपको बता दी है. तो क्या दो फंक्शन होते हैं ऑक्सीटोसिन के? पहला, इट कंट्रैक्ट द स्मूथ मसल्स, देयरफॉर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ बर्थ. Second function, it is also responsible for the milk ejection from the mammary glands. Prolactin is responsible for synthesis of milk. Next, second hormone which is released by pars nervosa or the neurohypophysis or the posterior pituitary, it is vasopressin or the antidiuretic hormone. तो भाई ADH के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं आप. क्या जानते हैं एंटी डायोरेटिक हार्मोन के बारे में? ये जो एंटी डायोरेटिक हार्मोन होता है इट एक्ट्स ऑन DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो आपने पढ़ा था लेटर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. तो जो लेटर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन होते हैं, DCT होता है, वहाँ पर ये हमारा ADH जाके काम करता है. और जो एक्सेस ऑफ वाटर जो भी प्रेजेंट है यूरिन में, क्या है भाई, यूरिन को कंसंट्रेट करना था ना, याद आ रहा है काउंटर करंट मैकेनिज्म. तो हमें तो यूरिन को कंसंट्रेट करना था. तो कंसंट्रेट कैसे होगी? आप सारा का सारा पानी उससे निकाल लो. कौन निकालता है यूरिन से वाटर? वो निकालता है ADH. तो ADH इज एंटी डायोरेटिक हार्मोन. इसका क्या मतलब है एंटी डायोरेटिक का? डायोरेसिस का मतलब है लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर फ्रॉम यूरिन.
अब ये एंटी डायूरेटिक है, मतलब इसका सीधा ये मतलब है कि वो डायूरेसिस ADH जो है वो डायूरेसिस नहीं होने देगा, मतलब वाटर को लॉस, यूरिन के साथ वाटर का लॉस नहीं होने देगा। सो दिस इज ADH। सेकेंड नाम उसका वेसोप्रेसिन लिखा हुआ है, वेसोप्रेसिन। तो वेसोप्रेसिन से आप क्या समझते हैं? सो दिस ADH और वेसोप्रेसिन इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का वेजो कंस्ट्रिक्शन भी कराता है ये हार्मोन। इसके लिए इसके दो काम होते हैं और इसीलिए इसके दो नाम हैं, दो काम दो नाम। वेसोप्रेसिन बोलो या तो ADH बोलो, एंटी डायरेटिक हार्मोन, बिकॉज इट प्रिवेंट डायूरेसिस बाय अब्सॉर्बिंग वाटर फ्रॉम DCT, स्टिमुलेट रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स by DCT of kidney and thereby reduces diuresis, that is loss of water through urine. Second काम vasopressin क्यों है? Because it is responsible for vasoconstriction of the blood vessels. Okay, समझ आई पूरी कहानी की नहीं आई? So deficiency of ADH results in diminished ability of the kidney to conserve water, leading to water loss and dehydration. This is called diabetes insipidus. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो टाइप की डायबिटीज़ होती है, जिसमें से मेलाइटस को आप पढ़ चुके हो, नहीं अभी कहाँ पढ़ा है, हाँ ये है पहली डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है वो क्यों होती है? डायबिटीज़ इंसिपिडस अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ADH हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने लास्ट तक वीडियो नहीं देखी, जो बीच में देख के भाग गए, उनके लिए काफ़ी दुखदाई हो जाएगा जब डायबिटीज़ इंसिपिडस आएगा और वो मेलाइटस लिख के आएंगे। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस कब होता है? कौन से हार्मोन की कमी होती है? ADH की कमी होती है। अब आप खुद सोचो, खुद से अपना दिमाग लगाओ, ADH की डिफिशियंसी हो गई है, कमी हो गई तो क्या होगा भाई? ADH ही नहीं है तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो होना चाहिए किडनी से वो नहीं हो पाएगा, है ना। ADH जो है वो क्या कर रहा था? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा रहा था किडनी से। अब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, मतलब बॉडी से सारा का सारा वाटर जो है वो लॉस होता जा रहा है, और बॉडी से जब वाटर जाता जाएगा तो आप क्या बोलोगे? अरे यार मैं तो डिहाइड्रेट हो रहा हूँ। Okay, so this condition, this clinical condition, it is known as diabetes insipidus. तो याद रखिए, diabetes insipidus is a condition in which there is deficiency of ADH hormone, antidiuretic hormone, and therefore the body has water loss and dehydration. Okay, समझ आई पूरी बात? So this was everything about द पिट्यूटरी हार्मोन। ये देखो इसको कितनी प्यास लग रही है, क्योंकि उसकी बॉडी में ADH ही नहीं है, वाटर रीअब्सॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है, तो जितना भी पानी पी रहा है वो सारा का सारा बॉडी से बाहर रिमूव होता जा रहा है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। क्लियर एवरीथिंग? तो हमने पढ़ा पिट्यूटरी, हमने पढ़ा पिट्यूटरी के तीन पार्ट्स, पार्ट्स थैलेस, इंटरमीडिया, नर्वोसा। आपको मैंने बोला ना, भले ही कुछ भी भूल जाओ पिट्यूटरी में, लेकिन यू कांट फॉरगेट द पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड देयर एक्शन। ठीक है, तो भाई पिट्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर मास्टर जी के बारे में नहीं पढ़ोगे तो उनके चेहरे चपाटों के बारे में कैसे ही पढ़ोगे? ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स को फटाफट से पूछ लिया करो, और सब समझ में आ गया, अच्छा लगा, मजा आ गया, तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक, स्टेप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।